डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से पीएचडी कोर्स वर्क की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना मिश्रा, इम्पोर्टेंस एंड स्टाइल ऑफ साइटेशंस एंड प्रिपरेशन ऑफ रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, इस टॉपिक पर आपको कुछ बातें बता रही हूँ। पिछले लेक्चर में हमने साइटेशन, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को इन जनरल समझा था, उनके बीच आपस के समानताएं और अंतर को देखा था। आज के इस लेक्चर में हम साइटेशन के ऊपर विशेष रूप से फोकस करेंगे। साइटेशन क्या है? साइटेशन एक तरीका है यह बताने का कि लेखन का कोई खास हिस्सा, आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, शोध पत्र के शोध ग्रंथ, उसमें से कुछ हिस्सा, वो एक विशेष हिस्सा किसी और जगह से लिया गया है। वो आपका मूल विचार नहीं है। उस विचार की प्रेरणा या वह विचार किसी और के द्वारा पहले प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही साइटेशन ये भी बताता है कि आप अगर मूल में देखना चाहें, अगर आप चाहें कि वो कहाँ पर है, उसको उसके मूल स्थान पर देखें, तो वो भी आपके साइटेशन में उसका भी पता मिल जाएगा। तो इस तरह से पाठक को वो एक अवसर देता है कि जिस विचार के संबंध में वो उस शोध पत्र या शोध ग्रंथ में पढ़ रहा है, उसके विषय में अन्य लोगों ने क्या काम किया है या क्या सोचा है, उसको वो जान सके उस साइटेशन के माध्यम से, उस मूल स्रोत का पता लगा करके। साइटेशन का महत्व क्या है? क्यों साइटेशन हो? हमारे लेखन में साइटेशन क्यों हो? साइटेशन के माध्यम से मूल स्रोत की जानकारी देना आवश्यक है। अगर आप किसी का विचार या कथन लेते हैं और उस किसका है ये आप नहीं बताते हैं, और किसी दूसरे माध्यम से जिसने कभी कोई पढ़ते समय ये समझ जाए, या अगर उसने मूल लेखक को पढ़ा है तो उसके ध्यान में ये आए कि यह हिस्सा या ये कथन या ये विचार तो वस्तुतः मूलतः इस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो वह आपके ऊपर साहित्यिक चोरी का इल्ज़ाम लगा सकता है। आप साहित्यिक चोरी करने की श्रेणी में आ सकते हैं। तो इसको साहित्यिक चोरी, प्लेजियारिज्म, आज के समय में एक संज्ञेय अपराध की तरह से माना जाता है हम अकादमिक दुनिया में। तो इससे बचने के लिए कि हम कभी भी साहित्यिक चोरी के दोषी न होने पाए, प्लेजियारिज्म न हमसे हो जाए, इसके लिए हमेशा साइटेशन करना चाहिए, साइटेशन देना चाहिए। जहाँ से भी हम हम मूल विचार या किसी कथन या किसी का आइडिया, खाली उन्होंने कोई उसके ऊपर बहुत विचार नहीं किया है, बहुत उस पर व्याख्या उसकी नहीं की है, लेकिन सिर्फ एक विचार उन्होंने कहीं पर दे दिया है, कोई एक मंत्र दे दिया है, तो उसको भी हमें बताना चाहिए कि ये वस्तुतः इस व्यक्ति द्वारा कहा गया था, जिसको कि मैं यहाँ पर व्याख्यायित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको आगे लेकर के चल रही हूँ। ये मूलतः इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया विचार है, जिसको यहाँ आगे लेकर चला जा रहा है। यह जानकारी जब साइटेशन आप करते हैं, तो साइटेशन जहाँ पर भी आप उद्धरण देते हैं, जहाँ पर भी बताते हैं, वहीं पर आप एक ब्रैकेट बना करके, कोष्ठक दे करके वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं संक्षिप्त जानकारी कि लेखक कौन है, मूल कहने वाला कौन है और कहाँ कहा है, यानी किस पुस्तक इत्यादि में कहाँ कहा है। वो दो चीज़
उसका शॉर्ट एक संक्षिप्त जानकारी वहाँ पर आप दे सकते हैं, या फिर वहाँ पर चिन्हित करके, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था कि चिन्हित करके, यानी आप तो एस्टेरिक्स वगैरह लगा करके, या अधिक पॉपुलर जो है, अधिक प्रयोग में आता है, वैसे आप नंबरिंग करके आप फुट नोट या एंड के नोट के रूप में भी विस्तृत जानकारी दे सकते हैं या संक्षिप्त जानकारी दे सकते हैं उसके विषय में कि कहाँ से वो लिया गया है। इसका उदाहरण के रूप में हम अगर देखें तो जैसे हम कोई बात कर्म पर हमारा लेख है और उसमें हम कहते हैं गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। ये श्री कृष्ण का कहा हुआ वाक्य है गीता में, जो कि हम लिख रहे हैं। और ये इस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता 2:47, यानी अध्याय 2 47वां श्लोक। तो इस तरह से ये इन टेक्स्ट साइटेशन हुआ, हमारे लेखन प्रवाह में ही ये आ जाएगा। जो हम अपनी बात कह रहे हैं, जो मुख्य हमारा टेक्स्ट है, उसमें ही हम ऐसा एक कोटेशन देते हुए, ऐसा एक वाक्य देते हुए, उद्धरण देते हुए, और हम कोष्ठक में उसकी संक्षिप्त जानकारी दे सकते हैं। या जो दूसरी बात कही कि आप नीचे दे सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरा जो लाइन है, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। यहाँ पर देखिए हमने एक एस्टेरिक्स बनाया है ऊपर, और फिर उसी को फुटनोट में नीचे माने ये आप इसमें चूंकि स्लाइड है तो स्लाइड में उस तरह से बाइफर्केशन नहीं होता है। अगर आप वर्ड में या दूसरी टेक्स्ट जिसमें टाइप करते हैं ऐसे किसी सॉफ्टवेयर में करेंगे तो वो नीचे की तरफ आकर के एक लाइन खींच जाएगी। वर्ड में विशेष रूप से मैं जानती हूँ, वो नीचे आकर के एक लाइन खींचेगी और वहाँ पर वो लिखा हुआ एस्टेरिक्स बना होगा फुटनोट में, और वो ये जो मैंने लिखा ये पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पर ये मूलतः ये वाक्य संस्कृत में कहा गया है और उसका अनुवाद हम अपने लेखन प्रवाह में दे रहे हैं। उसी को, उसका जो संस्कृत मूल श्लोक है वो हम नीचे फुटनोट के रूप में दे सकते हैं। और फिर श्रीमद् भगवद गीता 2:47, ये अगर हमने मूल में देख करके लिखा है। रेफरेंस जब हम देंगे, अब यही अगर रेफरेंस के रूप में आएगा तो हम इसके आगे ये इतना ही नहीं, हम वो भी लिखेंगे कि हमने किस प्रति से ये लिया। यानी श्रीमद् भगवद गीता अपने मूल रूप में निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं होती है ना। मूलतः तो वह मौखिक रूप से रची गई होगी और फिर ताड़पत्र इत्यादि पर लिखी गई होगी, तो वो तो उपलब्ध होती नहीं, तो वो तो हम नहीं देख सकते हैं। हम किसी न किसी की संपादित प्रति देखते हैं। तो रेफरेंस जब हम देंगे, देखिए यही थोड़ा सा फर्क जो पिछले व्याख्यान में हमने बातचीत की साइटेशन और रेफरेंस का, तो साइटेशन ये हो गया, साइटेशन में आपने उनका मूल वाक्य लिया, उसका स्थान बता दिया कि कहाँ से ये लिया है। श्रीमद् भगवद गीता का है, 2 अध्याय है, 47वां श्लोक है, ठीक है। तो ये इतना देना पर्याप्त है। लेकिन जब आप रेफरेंस देंगे तो देना चाहिए कि आपने ये श्रीमद् भगवद गीता से तो लिया, लेकिन वह किसके द्वारा संपादित प्रति है, किसके द्वारा प्रकाशित प्रति है, कौन सी प्रति है, तो ये भी उसका भी पूरा विवरण देना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया। साइटेशन है चूँकि, तो यहाँ पर इतना भी देने से चलेगा, कोई बात नहीं। साइटेशन में संक्षिप्त इतनी जानकारी पर्याप्त होती है। लेकिन जब आप रेफरेंस दे रहे हैं तो रेफरेंस में आपको उस प्रति का, उस पुस्तक का पूरा हवाला देना चाहिए कि आपने कौन सी प्रति इस्तेमाल की है, कौन लेखक है, कौन प्रकाशक है, उसका प्रकाशन वर्ष भी दे तो अच्छा है। तो वो विस्तृत जानकारी वो रेफरेंस में आएगी। ये उदाहरण जिस लेख से लिया गया है वो उस लेख के अंत में वस्तुतः रेफरेंस में ये निश्चित रूप से देना चाहिए। अब है कि साइटेशन देना क्यों चाहिए, इस पर हम थोड़ा विचार कर लें। या हालांकि अभी तक बातचीत करते हुए ये स्पष्ट ही हो गया है कि साइटेशन क्यों देना चाहिए, फिर भी हम इस पर फिर से एक बार विचार करते हैं। तो साइटेशन देने की ज़रूरत होती है अपने कथन या विचार की पुष्टि या प्रामाणिकता के लिए। जब हम शोध करते हैं तो हम कुछ भी हवा में शोध नहीं कर सकते। हम अचानक से
कुछ भी ला करके और उसके विषय में बात करना नहीं शुरू कर सकते। हमें जब शोध खास करके वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम किसी शोध की बात करते हैं, कोई भी शोध होता है, उसमें उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। वो विज्ञान का हो ऐसा आवश्यक नहीं है, साहित्य का हो, सोशल साइंस का हो, किसी का भी हो, लेकिन उसकी दृष्टि वैज्ञानिक होनी चाहिए, यानी वो उदाहरणों और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। तो ऐसा शोध करने के लिए निश्चित रूप से हम जो भी बात करते हैं उसका प्रमाण हमें प्रस्तुत करना है। अब उसका प्रमाण हम कैसे, एक तो स्वयं प्रयोग करके कर सकते हैं। एक ये हो सकता है कि हम बिल्कुल कुछ नई चीज़ लाना चाहते हैं और उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग का जो ऑब्जर्वेशन है वो हम लिखते हैं, वो हमारा मौलिक हो सकता है। लेकिन फिर भी वो प्रयोग हम किस आधार पर कर रहे हैं या वहाँ तक उस प्रयोग को करना चाहिए या वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, इसके लिए हमने निश्चित रूप से पहले पढ़ाई की होगी, निश्चित रूप से और लोगों के विचार और लोगों की बातें सुनी होंगी, समझी होंगी। तो जब हम शोध आलेख या शोध ग्रंथ भी लिखते हैं, हम रिसर्च पेपर लिखें या थीसिस लिखें, तो उसमें हमें वो सब जो पहले आपको मालूम ही है कि थीसिस जब हम लिखते हैं तो हमारा एक चैप्टर बनता है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू का क्या अर्थ है? लिटरेचर रिव्यू का यही है कि उस विषय पर पहले कितना काम हो चुका है उसका एक हम संक्षिप्त विवरण दे दें। तो ये हम जब इतना कुछ पढ़ेंगे, जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, हम उस विषय पर कितना काम हुआ है, वो अच्छा हुआ है, खराब हुआ है, वो अपनी जगह है, उसका विवेचन आप लिटरेचर रिव्यू में आप कर सकते हैं। लेकिन आप निश्चित रूप से उसका आधार लेते हैं, या तो प्रामाणिक माने उसको पुष्ट करने के लिए या उसका खंडन करने के लिए। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में सबसे पहले ही बताया था कि साइटेशन में आप किसी का भी कथन ले सकते हैं, आप उसका खंडन भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको वो कथन जो उस विषय में कहा गया है आपको लगता है कि नहीं ठीक है और आप उससे बेहतर तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं अपने शोध में, लेकिन तो भी आपको उसका खंडन करने के लिए मूल को लेना पड़ेगा, तो वो भी साइटेशन ही कहलाता है। तो अधिकतर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जो पहला पॉइंट हमारा है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल हवा में नहीं है या कपोल कल्पना नहीं है, उसका आधार है। इसकी पुष्टि और प्रामाणिकता के लिए हम पहले कहे गए विचारों को अपने लेखन में बताते हैं, दिखाते हैं, तो इसलिए साइटेशन देना चाहिए। फिर पाठक निश्चित रूप से जब आपकी बातें पढ़ेगा तो उसको संदेह भी हो सकता है कि आपसे वो सहमत हो न सहमत हो, उसको लगे कि आपने ठीक काम किया नहीं किया है। तो अगर साइटेशन दिया होगा तो वो उस संबंध में और ज़्यादा जानने के लिए उस स्रोत तक जा सकता है और उसको समझ करके फिर आपके विचारों पर वो आगे बढ़ सकता है या सहमत हो सकता है। तो पाठक को जो भी प्रस्तुत कथन है या विचार है, आप जो भी बात बताना चाह रहे हैं अपने शोध आलेख या शोध ग्रंथ के माध्यम से, उसमें उसके संबंध में और अधिक जानने समझने का अवसर देने के लिए आपको साइटेशन देना ही चाहिए। फिर ये भी बात है कि आप का काम जिनके कामों पर आधारित है या आपका काम जिन लोगों के द्वारा किए गए कामों से आगे चल रहा है, तो आपको निश्चित रूप से आप उनसे कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। सकारात्मक रूप में भी कर सकते हैं या आप उनका खंडन करते हुए नकारात्मक रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। माने या तो अभी तक का जो काम किया हुआ है उससे आप सहमत होंगे और उसके आगे चलेंगे, या अभी तक का जो काम किया हुआ है उसको आप खंडित करेंगे अपने तर्कों से और उसके आगे चलेंगे। तो दोनों ही स्थिति में जो काम किया हुआ है और जिन लोगों ने किया है उसको निश्चित रूप से क्रेडिट मिलना चाहिए, इसके वो हकदार हैं। उस विषय पर कितना काम हुआ है और क्या किन लोगों ने किया है, इसका उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये उसको क्रेडिट जो उसके हकदार हैं उसको वो क्रेडिट देने के लिए भी हमें साइटेशन करना चाहिए। अपने विचारों को हमारे विचार किन लोगों से प्रभावित या किन लोगों के विचारों के आगे चल रहे हैं, ये दिखाते हुए उन लोगों को
क्रेडिट देना चाहिए उनका, हमें साइटेशन करना ही चाहिए। और अंत में वही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गलती से भी हम प्लेगियरिज्म के दोषी ना होने पाएँ, इसके लिए भी हमें लगातार साइटेशन करना चाहिए कि कभी भी हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम न लग सके कि आपके द्वारा दिया गया ये विचार वस्तुतः आपका नहीं है, मूलतः ये यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। ऐसा कोई आरोप आपके ऊपर न लग सके, इससे बचने के लिए भी आपको ये साइटेशन लगातार करना चाहिए। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि लगातार हम साइटेशन करेंगे अपने बात को कहते हुए, तो क्या शोध की मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाएगा कि ये तो जो है दूसरों की ही बातें कर रहे हैं, इनकी अपनी मौलिकता कहाँ है? तो हमारा शोधालेख या शोध ग्रंथ हमारे विचारों की प्रस्तुति है, ये दिखाने के लिए क्या हमको साइटेशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए? साइटेशन करने से ऐसा तो नहीं है कि उसकी मौलिकता खंडित हो। तो इसमें इस बात का स्पष्टीकरण आपके सामने होना चाहिए कि साइटेशन हमेशा आपके किए हुए काम को प्रामाणिक बताने के लिए उपयोग में आता है। आपने उस विषय पर कितना गहरा अध्ययन किया है ये बताता है, और आपका शोध हवा में नहीं है, आपका शोध कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि एक ठोस आधार पर आधारित है, ये बताने के लिए ये बताता है। तो साइटेशन कभी भी आपके आलेख की मौलिकता पर सवाल खड़ा नहीं करता, बल्कि आपको भी इस बात का श्रेय देता है कि आपने ज्ञान की परंपरा को कितना आगे बढ़ाया है आपके आलेख में। बल्कि अगर साइटेशन नहीं होगा तो उसकी प्रामाणिकता पर संदिग्धता आ सकती है। अगर आपने कोई साइटेशन नहीं किया तो ज़रूर ये प्रश्न उठ सकता है पढ़ने वाले के मन में, अगर वह स्वयं भी शोध रुचि वाला है तो उसके मन में ज़रूर प्रश्न आएगा कि ये सारी बातें जो कही जा रही हैं इनका आधार क्या है। तो साइटेशन वस्तुतः आपके कथन को आधार प्रदान करता है, उसको प्रमाणित करता है और आपको सही काम करने का श्रेय मिलता है। तो इसलिए साइटेशन करना और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े वहाँ साइटेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रश्न ये भी आता है कि साइटेशन की अधिकता, ठीक है चलिए हम साइटेशन कर रहे हैं, 2 3 4 साइटेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा साइटेशन आएगा, हर पैराग्राफ में साइटेशन आएगा या हर दूसरी तीसरी लाइन में साइटेशन आएगा, तो क्या आलेख बिल्कुल अजीबोगरीब और संदिग्ध तो नहीं हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइटेशन आप जितना भी अच्छा शोधालेख पढ़ेंगे उसमें उतने अधिक साइटेशन आपको मिलेंगे। तो साइटेशन वस्तुतः लेखक का परिश्रम बताता है कि उसने कितना इस पे अध्ययन किया है, और आलेख की ईमानदारी बताता है कि इस आलेख में दूसरों को पर्याप्त श्रेय देते हुए आगे काम किया गया है। माने जो दूसरों ने काम किया है वो यहाँ पर उपस्थित है और उसके आगे क्या कहा गया है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। मित्रों, शोध कोई भी होता है, किसी भी शोध में आप एकाएक कहीं से बहुत नई चीज़ निकाल करके नहीं ला सकते। आप जो ज्ञान परंपरा चल रही है, विशेषकर मैं ये बात विशेषकर मैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के संदर्भ में कह रही हूँ। भाषाओं और सामाजिक विज्ञान के विषयों के ऊपर खास करके ये लागू होता है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ला सकते जो पहले से उपस्थित नहीं है। तो आपका काम ये है कि जो है
उस ज्ञान की परंपरा को आप कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो और उस आप जब साइटेशन देते हुए, दूसरों के कामों को श्रेय देते हुए, दूसरे कामों का उल्लेख करते हुए अपनी बात कहते हैं, तो आपकी बात भी प्रामाणिक बनती है और यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि आपने मौलिक काम इसमें क्या किया, कितना काम है जो हो चुका था और कहाँ से आप इस बात को आगे बढ़ा ले रहे हैं, कहाँ से आप कौन सी बात ऐसी है जो चूक रह गई थी या जो इसमें जिस पहलू से नहीं देखा जा सका था, वो आपके शोध में किस प्रकार से सामने आ रहा है। तो अधिक से अधिक साइटेशन देना हमेशा आपके पक्ष में जाएगा। तो अधिक साइटेशन देने से कभी मत घबराइए, बल्कि आप देखिए कि जितना अधिक साइटेशन हो सके, जहाँ कहीं भी आप दूसरे की मदद ले रहे हैं, दूसरे के विचारों का उपयोग कर रहे हैं, दूसरे के कथनों का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर आप साइट कीजिए, वहाँ पर आप वो उद्धरण दीजिए, उनको क्रेडिट देते हुए उनके मूल लेखक और मूल जहाँ पर भी वो कहा गया है उस मूल स्थान का हवाला देते हुए। अच्छा, कब देना चाहिए? एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि ठीक है, ये हम साइटेशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहाँ पर साइटेशन देना चाहिए? तो कभी भी जब भी आप किसी के कथन, विचार या सोच को, कई बार होता है कि कोई लेखक एक आइडिया बस थ्रो कर देता है। कभी ये भी हो सकता है कि आप किसी का व्याख्यान सुनने जाएं और व्याख्यान में वो कोई एक ऐसी बात बोल दे जो आपको स्ट्राइक कर जाए और फिर उसके ऊपर आप अधिक अध्ययन करें और शोध करें। तो आपको वस्तुतः यदि आप ईमानदार शोध करने वाले हैं, तो आपको उस सोच को जो कि आपने किसी व्याख्यान में किसी के मुंह से सुनी, उसको भी आपको साइट करना चाहिए कि अमुक व्याख्यान में अमुक व्यक्ति ने अमुक सोच अभिव्यक्त की थी जो कि मेरे इस शोध के का प्रेरणा स्रोत हुई, जिसके कारण फिर मैं इसमें प्रवृत्त हुआ इस शोध को करने में। तो उसको भी आपको उल्लेख करना चाहिए। तो कहीं पर भी कोई भी कथन, विचार या सोच यदि आपको प्रभावित करता है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उसको आपको अपने आलेख में क्रेडिट देना चाहिए, साइट करना चाहिए, उसका उद्धरण देना चाहिए। जब आप किसी के शब्दों का ज्यों कहते हो, ये जो पहला पॉइंट है, उसमें हो सकता है कि ज्यों का त्यों आप न लें। उसमें ये हो सकता है कि आप अपने तरीके से उसकी कही हुई बात को कहें, तब भी मूल जो कहने वाला है उसको आप क्रेडिट देना चाहिए। और जब आप ज्यों का त्यों लेते हैं, माने जिन शब्दों का प्रयोग करते हुए या जिस तरह से उसने कहा है, उसके वाक्यों को, उसके कथन को पूरा का पूरा ज्यों का त्यों ले, तब तो आपको निश्चित रूप से उसको साइट करना ही चाहिए, उसको बताना ही चाहिए। जब कभी कभी आप केवल एक इशारा करते हैं किसी की सोच के, किसी के कथन पर, किसी के कहे हुए को खाली इंगित करते हैं कि जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा था, और फिर उसको आप अधिक विस्तार से समझा करके बता रहे हैं अपने शोध में, तो भी आपको जिस व्यक्ति ने कहा था और कहाँ कहा था, इस दोनों का उल्लेख करना चाहिए, यानी साइट करना चाहिए। तो साइट कहीं कभी भी आप अपनी बात के अतिरिक्त किसी और की बात का कहीं भी किसी भी तरह से उल्लेख कर रहे हो, तो वहां पर साइट करना ही चाहिए। किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त की हुई सोच का इस्तेमाल अगर आप अपने लेखन में करते हैं, हो सकता है वो निजी बातचीत में हो। कई बार होता है कि हम अपने गुरुजन से या परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग से कोई बात कर रहे हों और उन्होंने कुछ कह दिया, उन्होंने हो सकता है कैजुअली ही कहा हो, और तो भी वो हमें स्ट्राइक कर जाए और उस पर हम आगे अध्ययन करें, तो भी जब हम उस अध्ययन से संबंधित आलेख लिखेंगे तो हमें
उस मूल स्रोत का, वो मूल व्यक्ति का, भले ही वो कहीं प्रकाशित ना हो, भले ही वो फॉर्मल रूप में, औपचारिक रूप से प्रकाशित ना हो, लेकिन फिर भी उसको आप, अगर ईमानदार आप शोधार्थी हैं तो आपको उसको बताना चाहिए, आप उनको क्रेडिट देना चाहिए। जब भी इन शॉर्ट, अगर एकदम बिल्कुल एक लाइन में कहना चाहिए कि जब भी आप किसी अन्य स्रोत का संदर्भ लेते हैं, जब भी आप अपने केवल और केवल आपके मन में उठी हुई बात को छोड़कर कुछ भी और किसी और की बात करते हैं, तो आपको वहाँ पर साइटेशन देना चाहिए, उसका विवरण देना चाहिए कि आपने ये किसका वाक्य या किसका कथन या किसका विचार या किसकी सोच ली है और वो कहाँ पर मूलतः सुरक्षित है। किसी भी तरह से आपका लेख किसी और के शब्दों विचारों से प्रभावित होता है, हो सकता है कि आप ज्यों का त्यों नहीं ले रहे हों, लेकिन तो भी आपकी जो सोच है या आपका जो शोध है उस पर, उसको प्रभावित कर रहा है, किसी अन्य का विचार, किसी अन्य की सोच, किसी अन्य के शब्द उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो भी आपको उन्हें क्रेडिट देना चाहिए और साइट करना चाहिए। कहीं भी संदेह की स्थिति आए, कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये बिल्कुल सही, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप दूसरों के को कोट कीजिए, दूसरों का बिल्कुल माने दूसरे के कहे हुए को आप वहाँ पर रखिए और अपने कथन को पुष्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा साइटेशन देना, कम साइटेशन देने या बिल्कुल भी न देने से हमेशा अच्छा है। माने आपका पूरा आलेख साइटेशन से भर जाए वो अच्छी बात है, अगर इस बात की अपेक्षा कि आप साइटेशन बहुत कम दें या बिल्कुल ना दें और फिर आपके लेखन के किसी हिस्से पर ये आरोप लगने की स्थिति हो कि ये आपने कहीं और से लिया है या प्लेगियरिज्म किया है। तो आपके आलेख का वह हिस्सा जिसमें आपने अपनी नितांत मौलिक अभिव्यक्ति की है, उद्धरण के बिना होगा। केवल वही हिस्सा, केवल उतना ही हिस्सा जिसमें कि आप किसी और की बात नहीं करते या कहीं और से प्रभावित, पूरी तरह से आपका अपना है, लेकिन उसको ऐसा करने के पहले आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि सचमुच वो मौलिक अभिव्यक्ति है। ऐसा तो नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि मौलिक अभिव्यक्ति है, लेकिन ये वस्तुतः किसी और का कहा हुआ जा रहा है। तो आपको बहुत सोच समझ करके उतने हिस्से, वो हो सकता है बहुत छोटा सा पार्ट हो, लेकिन उससे कोई आपके मौलिकता पर कोई आंच नहीं आएगी। वस्तुतः अकादमिक दुनिया में, अकादमिक विश्व में आप कितना अध्ययन करते हैं ये महत्वपूर्ण है, इस बात से ज़्यादा कि आप कितना मौलिक दे रहे हैं। मौलिक पूरी जिंदगी व्यक्ति काम करता है तो अंत में जाकर के कहीं कोई मौलिक बात निकलती है, लेकिन आपने कितना उस विषय पर अध्ययन किया, कितना गहरा अध्ययन किया, आपकी समझ कितनी बनी और फिर उस समझ को किस तरह से आपने आगे बढ़ाया, भले ही वो आगे बढ़ाना एक छोटा सा कदम क्यों ना हो, वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको अपना काम करते समय, अपना शोध करते समय, जहाँ पर भी जरा सा भी आवश्यकता समझ में आती है, जहाँ पर भी जरा सी भी आपको लगता है कि ये बात पहले कही जा चुकी है, तो आपको वहाँ पर साइटेशन दे देना चाहिए। मूल लेखक का उल्लेख, मूल स्थान का उल्लेख करना चाहिए। वस्तुतः ये जो पावर पॉइंट हमने तैयार किया है, ये भी एक इंटरनेट पर आलेख मुझे मिला था इस वेबसाइट पर, उसके आधार पर ये मैंने
प्रेजेंट किया है। तो ये मैंने यहाँ पर साइट किया। ये जो http://www.marian.edu है, इस पर आप जा सकते हैं। इस पर मूल आलेख इंग्लिश में उपलब्ध है। उसी के आधार पर और अपने अनुभवों के आधार पर मैंने ये पावर पॉइंट बनाया आपके लिए। तो मित्रों, ये उदाहरण है कि आप कैसे साइट कर सकते हैं, कैसे आप संदर्भ दे सकते हैं। मैंने अंदर इन टेक्स्ट साइटेशन नहीं किया क्योंकि मैंने उस आलेख को पढ़ करके पूरा जज्ब किया और उसको फिर अपने तरीके से प्रेजेंट किया है। मैंने उसका तरीका भी नहीं अपनाया है जैसा उसमें कहा है, और न ही उसके शब्दों को लिया है। निश्चित रूप से वो अंग्रेज़ी में है, मैंने उसको हिंदी में किया और अपने तरीके से किया है, लेकिन मैंने इस रेफरेंस का इस्तेमाल किया। निश्चित रूप से मेरा ये पूरा का पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस आलेख पर आधारित है। तो इस तरह से आप भी जब भी किसी भी कार्य को करें और उसमें कहीं से कुछ भी लेते हैं तो उसको आप साइट करिए और उसको रेफरेंस में भी दीजिए। तो मित्रों, आज साइटेशन के ऊपर हमने बात करी। मुझे लगता है कि साइटेशन को लेकर के यदि आपके मन में कोई दुविधा होगी तो वो भी स्पष्ट हो गई होगी इस व्याख्यान के बाद, और कहाँ और कैसे आपको साइटेशन करना है वो भी आपको समझ में आया होगा। साइटेशन किन किन स्टाइल में हो सकता है ये फिर हम आगे सीखेंगे। साथ ही रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के ऊपर भी हम केंद्रित व्याख्यान करेंगे, वो आगे आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परमः।